Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 5th of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 5 अक्टूबर 2023 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में दो एडिटोरियल स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं। रिट्राइब्यूशन फॉर द साउथ, एकोलेट फॉर द नॉर्थ और सेकंड है कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विथ एन अकाउंटिंग सिस्टम और थर्ड लेट देयर बी ए लाइट, यानी फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उससे रिलेटेड ये तीन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। रिट्राइब्यूशन फॉर द साउथ, एकोलेट फॉर ए नॉर्थ, इसके राइटर हैं यस राजा सेतुदुरई और सेकंड है आर श्रीनिवासन। ये लोग ये बात को लेकर के बात कर रहे हैं कि जो भारत में इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनके सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है। नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जो है मेजरमेंट लिए गए हैं, जबकि नार्दर्न में उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं, जिसके वजह से नार्दर्न के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और साउदर्न की पॉपुलेशन घटती जा रही है। और यहाँ 1971 में फ्रीज किए गए थे लोकसभा की, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, फिर उसके बाद में उसको बढ़ा दिया, 2001 में भी बढ़ा दिया गया। अब 2026 में जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जा कर के जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो एक्चुअल में इसमें ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि साउदर्न स्टेट में सीटें बढ़ेंगी ही नहीं वहाँ पर, बल्कि सीटें घट जाएंगी और नार्दर्न स्टेट में सीटें बढ़ जाएंगी। इस तरीके से देखा जाए तो नार्दर्न स्टेट है उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, जबकि साउदर्न स्टेट का घट जाएगा। अब समस्या ये है कि इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर स्टेट की जो एक रिलेटिव पॉपुलेशन साइज है उसकी वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसका एक बहुत बड़ा, और पॉपुलेशन की वजह से वो गेन कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए साउदर्न स्टेट की, वहाँ पर एक रीजनल रेनेसेंस हुआ है, एक पुनर्जागरण की तरह हुआ है पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर में। वहाँ पर एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर के वो आगे बढ़े हैं और साउदर्न स्टेट ने जो है ज़्यादा कोशिश किया है डेवलपमेंट के मामले में और नार्दर्न स्टेट के कंपैरिजन में। इस वजह से अब देखा जा रहा है कि साउदर्न स्टेट में जो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है नार्दर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है। और इस तरीके से अगर देखा जाए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉपुलेशन जियोग्राफी, हम जियोग्राफी में बहुत बड़ा पार्ट होता है पॉपुलेशन जियोग्राफी, उसको देखा जाए तो उसका हमारे पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करें भारतीय संविधान की तो आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री शुड बी इक्वल बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन की साइज है उसके अकॉर्डिंग ही लोकसभा की सीटें रखी जाएंगी। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये चल रही थी और 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से उसे 25 साल के लिए रिफ्रीज कर दिया गया था। लेकिन 2001 में फिर से 84th अमेंडमेंट किया गया और उसको जो है 2026 के लिए फ्रीज कर दिया गया। लेकिन बाद में उसमें ये हुआ कि 2001 की जनगणना के अनुसार रहेगा। लेकिन अगर हम देखा जाए जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ रेट जो है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग यानी साउदर्न स्टेट और हिंदी स्पीकिंग इन नॉर्दर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा गैप है। अगर 1971 से 2011 के बीच की बात की जाए तो जो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की हैं, उनका प्रोपोर्शन जो पहले देश में 44% हुआ करता था वो 48.2% हो गया। वहीं प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बात की जाए जो 5 साउदर्न स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, इनकी संख्या जो है 24.9% से घट करके 21% हो गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर में जब 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा तो वहाँ पर एक्चुअली जो पांचों राज्य हैं उनकी 23 सीटें लोकसभा की लॉस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जबकि नॉर्दर्न स्टेट में 37 सीटें बढ़ जाएंगी। इस तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है नॉर्दर्न स्टेट का 6.81% बढ़ जाएगा यानी पार्लियामेंट में, और साउदर्न स्टेट का 4.2% घट जाएगा। ये इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। एक राइवलरी जैसी स्थिति हम देख रहे हैं क्रिएट हो गई थी जब भारत आज़ाद हुआ था, उस तरीके की सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। अब आर्टिकल में ऐसा डिस्कशन किया गया है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो सब सेंट्रल यूनिट है, सब सेंट्रल यूनिट का मतलब यहाँ पर स्टेट से है, जो स्टेट हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, उनको जो है और बेनिफिट मिलना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है कनाडा का। तो कनाडा का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो हम पाते हैं कनाडा में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी प्रोविंस है जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके रिप्रेजेंटेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। अगर उस स्केल को हम अपनाएं, उस कंडीशन को भारत में अपनाएं
तो इन स्टेट की जो 23 सीटें घटने की उम्मीद चल रही है वो जो है और बढ़नी चाहिए। भारत में देखा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें 1 पर्सन 1 वोट की कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम है, यानी जो व्यक्ति पूरे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विजयी होगा। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि कितने परसेंट होगा। जैसे बात करें राष्ट्रपति चुनाव में, हम जानते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अलावा एक और सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं एक्चुअल में हम 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हमें इस बात का कोई निर्धारण ही नहीं है। कोई व्यक्ति हम देखते हैं जो चुनाव जीतता है 1/3 से भी कम वोट पाता है। अगर टोटल वोटिंग की बात की जाए तो 1/3 होता है, लेकिन जो टोटल इलेक्टोरल होते हैं, जितने लोगों का नाम उस लिस्ट में है, उन सभी को मिला लें तो हमको ऐसा लगता है कि करीब करीब 1/5 यानी 25 से 26%, कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति होती है कि करीब करीब 20 से 25% के वोट किसी को मिल जाए। टोटल जो इलेक्टोरल हैं उस वहाँ कंस्टिट्यूंसी के जो पॉपुलेशन बेस्ड हैं वो व्यक्ति जीत जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो कैंडिडेट के पास एक बहुत बड़ा मेजोरिटी हमें दिखती है, लेकिन कंसेंसस नहीं है, जनता ने उसको जो है बहुत ज़्यादा वोट से नहीं जिताया है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए 2019 की बात की जाए, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की, तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो नॉर्दर्न स्टेट के रहे हैं, तो उसमें अगर बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 लाख जो है वोटर एक सांसद को चुने हैं। वहीं जो है 16 लाख वोटर साउदर्न स्टेट का चुने हैं, जबकि नियमतः क्या है कि 12 लाख वोटर एक मेंबर को चुनेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो जो रियल मीनिंग हम कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट, वो एक्चुअल में वो सिस्टम ऑफ लॉस हो रहा है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस में एक्चुअल हमको देखने वाली स्थिति नहीं मिलती। अगर बात करें फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो ये जो नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट है इनकी जिम्मेदारी है। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और इफेक्टिव कंट्रोल अगर लगाएं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, तो उनका एक्चुअल में यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही घट जाएगा। यानी परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि उनको एक रिट्राइब्यूशन, जैसा कि आर्टिकल में कहा गया है, उनके साथ रिट्राइब्यूशन हो रहा है, प्रतिशोध जैसी स्थिति हो रही है। वहीं पर जो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन साउदर्न स्टेट की है पार्लियामेंट में, वो एक क्या हो रहा है कि अब एक उनको डिसइंसेंटिव किया जा रहा है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो पा रही है उनको जो है इंसेंटिव मिल रहा है पॉलिसी मैनेजमेंट में। इस तरीके से देखा जाए तो जो ये फ्रीजिंग की बात की गई 1971 में, आर्टिकल का इनडायरेक्टली यही कहना है कि उसको भी और भी आगे मेंटेन किया जाना चाहिए। आगे देखा जाए रोल ऑफ पॉपुलेशन इन फिजिकल ट्रांसफ़र। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पूरे देश में जो टैक्स सिस्टम है उसमें पूरे सिस्टम को दो तरीके से बांटा गया है। कुछ टैक्सेशन जो ऐसी होती है जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है लेकिन राज्य सरकारें कलेक्ट करती हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं और राज्य सरकारें कलेक्ट करती हैं। इसमें सबसे बड़ा टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। इसके अलावा जो है कारपोरेशन टैक्स है, ईएसटीटी है। ये जो टैक्स हैं इन पर जो टोटल से यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हम जानते हैं 15th फाइनेंस कमीशन में ये डिसाइड हुआ था कि 42% शेयर जो होगा वो यूनियन गवर्नमेंट राज्यों के साथ बांटेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बन गए तो 1% घटा दिया गया और अब ये है कि 41% टैक्स को यूनियन गवर्नमेंट राज्यों के साथ शेयर करेगा। लेकिन उसमें एक सरचार्ज लगा दिए जाते हैं तो वो सरचार्ज नहीं बांटा जाता, वो भी एक समस्या है। अब आगे बात ये की जा रही है जो फाइनेंस कमीशन बनती है हर 5 साल पर, उसमें एक सबसे बड़ा बात होता है जो टैक्स रेवेन्यू की शेयरिंग होती है, उसमें पॉपुलेशन को बहुत बड़ा पार्ट रखा जाता है। जो फार्मूला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है टैक्स रेवेन्यू के लिए, उसमें पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम इन दोनों को बहुत बड़ा पार्ट रखा गया है। चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो नॉर्दर्न स्टेट है इनकी जीडीपी चाहे भले ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश की जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने से पर कैपिटा इनकम इनकी कम दिखती है। जबकि जो है साउदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम होने से उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। एक तो दो बातें आ गई। पहली बात तो नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है। साउदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम है, रिलेटिव बात, यहाँ पर सारी बातें रिलेटिव हो रही हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन कम है और वहाँ पर जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। जो फाइनेंस कमीशन का फार्मूला होता है उसके वजह से उनके वेटेज कम हो जाते हैं और उस फार्मूला की वजह से उनको रेवेन्यू भी कम मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो
पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल में देखा जाए पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मेजर ऑफ डिमांड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कोई भी राज्य क्या यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी वहाँ से डिसाइड होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से। जैसे बता दें मनरेगा में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम लॉन्च होती है जैसे आयुष्मान भारत हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। जो प्रधानमंत्री जो है श्रम कल्याण योजना है, चाहे किसान मानधन योजना है, इन सभी योजनाओं में सबसे ज़्यादा बजट किसको मिलता है, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसका ये कहना है कि जो पॉपुलेशन है एक्चुअल में उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन पैरामीटर माना जाता है। तो अब यहाँ पर ये समस्या आने वाली है कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसने भी पॉपुलेशन को क्राइटेरिया रखा, पॉपुलेशन साइज को, और आगे भी रखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन की वजह से उनको रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से आगे समस्या का कारण बन सकता है। आगे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया थे उसको जो है 1981 के आसपास जो है थोड़ा चेंज किया गया और कुछ और पैरामीटर जोड़े गए थे। लेकिन 2011 की जो 15th फाइनेंस कमीशन था इसने 1971 की जनगणना को न मान करके 2011 के पॉपुलेशन को उन्होंने कंसिडर कर लिया, जिसके वजह से नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से साउदर्न स्टेट का जो फाइनेंस रेवेन्यू था वो भी कम हो गया। इस तरीके से देखा जा रहा है उनको एक जो रिड्यूस्ड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, जो उनका फाइनेंशियल ट्रांसफ़र है वो भी रिड्यूस हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अब देखा जाता है सबसे बड़ी समस्या है कि जो पर कैपिटा इनकम स्टेट की है उसके लेकर के आ रही है, क्योंकि जब इनकी जनसंख्या ज़्यादा है इनकी जीडीपी के अकॉर्डिंग इनको पर कैपिटा इनकम कम हो जा रही है, इसकी वजह से इनका यूनियन टैक्स में रेवेन्यू बढ़ जा रहा है, वहीं साउदर्न स्टेट का जो है घट जा रहा है। तो ये एक समस्या है, इस आर्टिकल में ऐसा डिस्कस किया गया है। लेकिन हम बता दें इस आर्टिकल में ये आगे डिस्कस और थोड़ा करते हैं कि जो कंबाइंड शेयर की बात करें, जो 5 साउदर्न स्टेट के यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में 2005 से 2005 और 2021 से 26 को लेकर के पहले इनका शेयर 21.1% हुआ करता था, अब 15.8% हो गया घट करके, जबकि साउदर्न स्टेट का ये स्थिति है। वहीं नॉर्दर्न उत्तरी राज्यों का देखा जाए तो 51.5% से बढ़ करके 53.2% हो गया। लेकिन इस आर्टिकल को थोड़ा बायस तरीके से लिखा गया है। ये तो उन्होंने डाटा दे दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इनकम टैक्स है वो नॉर्दर्न स्टेट के, क्योंकि इनकम टैक्स तो पर इंडिविजुअल पर लगता है, तो अगर नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अगर इनके ऊपर इनकम टैक्स है तो जीएसटी से तो कोई नहीं बचा है, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने से कोई नहीं बचा है। जो पेट्रोलियम पर एक्साइज लग रहे हैं या गोल्ड पर लग रहे हैं, ज्वेलरी पर लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स है, ये पॉपुलेशन के तो इंडिविजुअल पर लगते हैं। तो जब इंडिविजुअल पर्सन पर लग रहे हैं तो ये अपना इनका जो है योगदान भी तो ज़्यादा है, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना है इसको उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, इसको इन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट करने से बचे हैं। आगे देखा जाए तो आर्टिकल का जो फाइनल स्टेटमेंट यही है, रिट्रीब्यूशन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट एक्कोलेड फॉर द हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न स्टेट। तो सबसे बड़ी बात यही इनका कहना है कि नॉर्दर्न स्टेट को जो है एक पुरस्कार मिल रहा है और साउदर्न स्टेट को जो है समस्या आ रही है। जब जीएसटी आया था तब भी ये बात उठी थी कि साउदर्न स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है और जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड होने की वजह से टैक्स उस राज्य को मिलेगा जहाँ पर वस्तुएं बिकेंगी। इस बात को लिए भी समस्या उठी है, लेकिन ये जो है एक दिन की समस्या नहीं है, कंसेंसस के माध्यम से ही समस्या को हम कंप्लीट रिजॉल्व कर सकते हैं। कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विथ एन अकाउंटिंग सिस्टम, इस आर्टिकल को लिखे हैं अमर पटनायक, और जो है इस आर्टिकल में डिस्कशन मेनली ये किया गया है कि जो हम बात करते हैं अमर पटनायक और राजेश कस्तूरीरंगन, ये 2 लोग आर्टिकल को लिखे हैं। इस आर्टिकल में मेनली ये डिस्कस किया गया है कि जैसे हम हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम एक बजट बनाते हैं, उसमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो हमें जो है कार्बन प्लानिंग की भी जो है कार्बन क्राइसिस, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस की बात यहाँ की गई है, जो क्राइसिस चल रही है उसमें कार्बन बजटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एडम टूज नाम के एक व्यक्ति हैं जो पॉपुलर, उन्होंने क्लाइमेट पॉली क्राइसिस वर्ड दिया है। इसका मेन मतलब ये है कि रिफर टू द इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडिंग क्राइसिस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने इंटरकनेक्टेड
और बहुत ही बल्क अमाउंट में कंपाउंडिंग क्राइसिस है। अगर उनके सभी इफेक्ट को हम प्लानेट पर देखें तो उनका जो है सभी सेक्टर पर, सभी डोमेन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इससे हमें बचने के लिए, हमें क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वेदर इवेंट हमको देखने मिल रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस जो क्रिएट हो रहे हैं, अगर उनसे हमें बचना है तो हमें इस क्राइसिस से बचने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर देखा जाए भारत में तो एक इंटरकनेक्शन की बात की जा रही है कि जहाँ पर हम एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, माइग्रेशन, फूड प्रोडक्शन, इन सभी को जो है इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। इसलिए हमें इनमें एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, इसलिए हमें इस क्लाइमेट से निपटने के लिए भी हमें इन चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्टेडनेस की देखने की ज़रूरत है। यानी क्लाइमेट पॉली क्राइसिस को हमें एक ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट करना है तो होलिस्टिक अप्रोच को अपना करके हम यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव को लेकर के अगर हम इसको प्रायोरिटी में रखेंगे, अपने सभी स्टेक होल्डर, जितने डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, चाहे वर्कर हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे एनिमल्स हों, एनवायरनमेंट हो, पॉन्ड्स हों, रिवर हो, माउंटेन हो, सभी स्टेक होल्डर को हमें लेकर के चलेंगे, तब जा कर के हम एक इक्विटी और जस्टिस की बात कर सकते हैं। जब तक हम रेजिलियंस नहीं पैदा करेंगे तब तक हम इक्विटी, जस्टिस, इक्वलिटी की बात नहीं कर पाएंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत, हमें क्या करने की ज़रूरत है? वी नीड ए डीप ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बहुत बड़ा डीप ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने कहा, जो इकोनॉमी में हम करते हैं उसी तरीके से हमें प्लानेट को ध्यान में रखते हुए, इसके सेंसिटिव को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप किए हैं, उसी तरीके से हमें कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्टअप करने की ज़रूरत है। जैसे डिजिटल स्टार्टअप जब आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। अगर हम कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी हो सकता है कि हाउस होल्ड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, फैमिली, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री लेवल पर, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हम इसको प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए पॉलिसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमें रोज़गार भी मिलने के चांसेस रहेंगे, जैसा कि हमें डिजिटल इकोनॉमी के केस में देखने को मिला। तो अब हमको जो है सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जिस तरीके से हम फाइनेंशियल बजट बनाते हैं, तो क्या हम इसके लिए एक और आइडिया नहीं ला सकते हैं? भारतीय एक व्यक्ति हैं कार्तिक रमन्ना, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मेथोडोलॉजी उन्होंने बनाया है जो कि कार्बन बैलेंस शीट को ट्रैक करेगा। यानी अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट लेवल पर अगर हम बात करें कि जो कार्बन ट्रैकिंग सिस्टम है वो कैपेबल सिस्टम बन चुका है। अगर उसे हमें ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। तो जो NCA होगा, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम, एक इवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी जनरलाइजेशन हम उसको बना सकते हैं। अगर हम पूरे नेशन को पूरे नेशन को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन हमें स्टार्ट इंडिविजुअल लेवल पर करना होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन से, एक हाउस होल्ड से, जहाँ पर हम कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क शुरू करें और धीरे धीरे उसको एक सोसाइटी के स्तर पर ले जा करके डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और नेशन लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है। दिस इज नेसेसरी इफ वी इंटेंड टू ट्रूली इंटरनलाइज कार्बन रिडक्शन गोल ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अगर हमें पूरे भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कार्बन को न्यूट्रल करना है, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। और इस तरीके के जो रिवोल्यूशन होंगे ये पब्लिक फाइनेंस होगा, जिसकी वजह से पब्लिक को पहले तो थोड़ा बजट देना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको बहुत ज़्यादा उन्हें रिटर्न भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर क्या भविष्य में ऐसा हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि फाइल कार्बन टैक्स रिटर्न, हम इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ हम कार्बन टैक्स रिटर्न भी भरें कि हमने जितना कार्बन टैक्स, हर व्यक्ति के ऊपर कार्बन टैक्स लग ही रहा है इनडायरेक्टली, पेट्रोलियम पदार्थों पर लग रहा है, या एक्सीजन कॉस्मेटिक है जो पेट्रोलियम पदार्थों से बन रहे हैं, हर वस्तु पर लग रहा है। तो अगर एक व्यक्ति जो है इनकम टैक्स रिटर्न की तरह ही कार्बन टैक्स रिटर्न भरना शुरू करे कि जिस व्यक्ति ने जितना कार्बन इमिशन किया है, अगर उसने उससे ज़्यादा पेमेंट किया है तो उसको वापस मिलना चाहिए, अगर कम पेमेंट किया तो उसको और पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके के एक रिवोल्यूशनरी फाइनेंसिंग सिस्टम हम बना सकते हैं, और इस पर हमें बनाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल पर या डीजल पर, उसी तरीके से हमें प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स बनाए। प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स का मतलब होता है जो जितना ज़्यादा इनकम जिसका होता है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो सिंपल बात है, पेट्रोल पर देखा जाए तो पेट्रोल पर, डीजल पर जो टैक्स है, अगर कोई ज़्यादा पेट्रोल यूज करता है तो उसको ज़्यादा टैक्स भरना है ऑटोमेटिक। तो अगर हम बात करें नेशनल कार्बन अकाउंटिंग की, तो कार्बन अकाउंटिंग जो होगा ये हमारे पास एक बहुत बड़ा वे होगा, और हम इसे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कौन रिमूव कितना कर रहा है,
कितने कार्बन स्टोर हुए, कितने ऑफसेटिंग हुए। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम जैसे एक लेजर बुक बनाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, हम एक इसी तरह कार्बन बुक बनाना चाहिए हमें, जिस तरह फाइनेंशियल बुक की तरह हमें कार्बन बुक बनाने की आवश्यकता है। तब जा कर के हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए जो है हमें एनसीए को एक थोड़ा कंसेप्ट लाना चाहिए और एक मैंडेटरी भी करना चाहिए। जो बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल हैं उनको जो है ये डिक्लेयर करना चाहिए, उनको एक रिपोर्ट देना चाहिए कि कितने वो कार्बन इनटेक कर रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। अगर देखा जाए वंस वी हैव एन एनसीए वी विल बी एबल टू सेट टारगेट, मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर इमिशन। अगर हम फ्यूचर इमिशन का भी टारगेट रख सकते हैं कि हमें कितना जो है, जैसे हम बजट बनाते हैं कि अगले साल कितना खर्च करना है, उसके बाद कितना खर्च करना है, उसी तरीके से नेशनल जो है कार्बन अकाउंटिंग एनसीए जो होगा, तो एनसीए जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग है उसके माध्यम से और ज़्यादा हम इसे असेसमेंट कर सकते हैं। इससे बाद देखा जाए तो जो हम बात करते हैं सिंपल जीडीपी की बात करते हैं, जबकि भूटान जैसा देश ने ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करना शुरू कर दिया है, तो हमें उसी तरीके से कार्बन की तरफ भी बढ़ने की ज़रूरत है। अब बात की जाए एज ए पॉलिश सोल्यूशन की अगर बात की जाए, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया मीट इट्स कमिटमेंट टू बिकमिंग नेट जीरो बाई 2027 बट हेल्प इट एंड अदर कंट्री इफ़ एडाप्टेड ग्लोबली। तो जो भारत ने बात किया है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन हम बनेंगे 2070 तक, 2070 तक, अगर भारत जो है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम अपनाता है तो भारत तो उस टारगेट को पूरा करेगा ही। बहुत सारे और भी देश जो इसको एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए फ़ायदा है। और जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, जो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, हमें ग्रास नेशनल हैप्पीनेस के साथ साथ अब हमें कार्बन को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट को, उनकी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग जो है एक पॉलिश सोल्यूशन बन सकता है जो हमारे पास पॉली क्राइसिस है। तो ये था इस आर्टिकल की मेन बातें। अक्टूबर महीने से नोबेल प्राइज की जो स्वीडिश एकेडमी है वो अनाउंस करना शुरू कर देती है, और मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज जो अनाउंस हो चुके हैं, और फिर आज जो है लिटरेचर का भी अनाउंस हो गया। अगर देखें तो यहाँ पर जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स नोबेल सेलिब्रेट्स टेक्निक टू मेजर चेंज इन इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी जो चेंजिंग हो रही हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसमें देखा जाए तो एक जो है वर्ड आ रहा है एटो सेकंड। एटो सेकंड का मतलब ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड है। 10⁻⁻18 सेकंड को हम 1 एटो सेकंड कहते हैं। एटो सेकंड का मतलब हम जीरो लिखें, उसके बाद दशमलव लगाएं, उसके बाद 17 बार जीरो लिखें, फिर 1 लिखें, जो इतनी छोटे जो फ्रैक्शन होगा उसे हम 1 एटो सेकंड कहेंगे। अब इसके लिए साइंटिस्टों ने स्पेशल टूल बनाया है, जिसको अगर देखा जाए नोबेल प्राइज़ मिला है एन.एल. व्हीलियर, पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्राउच को मिला है 2023 का नोबेल प्राइज़। तो इन लोगों ने एक बहुत इस जो सोफिस्टिकेटेड जो है टूल बिल्ड किया है, और उससे मदद से उन्होंने लाइट के इस बहुत छोटे इम्पल्स को उन्होंने डिटेक्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने किया डॉक्टर एल व्हीलियर ने, उन्होंने एक नोबेल गैस लिया और उसमें जो है बीम सोन किया, जिसके वॉल्यूम को जो नोबेल गैस से प्रोड्यूस कराया था, एक बहुत ज़्यादा जो मल्टीपल ओवरटोन्स मिले। मल्टीपल ओवरटोन्स का मतलब देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है कि जो वेवलेंथ होती है उसके इंटीजर फ्रैक्शन की बात है। जैसे हम बात करते हैं इंटीजर 1 2 3 फ्रैक्शन 1.2 1.3 1.5, तो एक देखा जाए ओरिजिनल जो लाइट वेव थी उसके इंटीजर फ्रैक्शन उन्होंने वेवलेंथ फाइंड आउट किया था, उसके मदद से उन्होंने उसको, ये एक्चुअली में फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। अगर देखा जाए तो जो उसमें पिक होता है, ओवरटोन पिक की बात की जाए तो वहाँ पर एक पिक लाइन अप हो जाती है, जिसको हम कंबाइंड इफेक्ट में देखा जाए तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। जब हम दो लाइटें जो कोहेरेंट हो, कोहेरेंट का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सारी प्रॉपर्टी सेम हो, तो जब हम पास करते हैं बहुत ही नैरो स्पेस से, तो वो दोनों बीम जो आपस में आगे पास होती हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर वो सेम फेज में मिलती हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पर वो अपोजिट फेज में मिलती हैं वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ ये देखी गई हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली है उसके पिक जो है काफ़ी ज़्यादा हमको कोइंसाइड होते हुए दिख रहे थे। अगर देखा जाए जो एगोस्टिनी एंड कंपनी ने जो 2001 में उन्होंने जो लाइट प्रोड्यूस किया, वो जो उसका जो पल्स ड्यूरेशन था वो 250 एटो सेकेंड था। पल्स क्या होता है कि अगर हम जो है किसी
पार्ट को बहुत कम एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर इम्पल्स जनरेट होता है। पल्स क्या है, बहुत छोटे पार्ट है जो लाइट की पार्ट होगा, जिसको हम 250 एटो सेकेंड के लिए उन्होंने जनरेट किया। क्रोज ने क्या किया, 650 एटो सेकेंड के ड्यूरेशन में उन्होंने इसको यूज किया। और इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, क्रिप्टन एटम की इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को उन्होंने इसमें स्टडी किया। अब देखा जाए तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, तो एटो सेकेंड फिजिक्स की भी बात होने लगी, क्योंकि 10⁻⁻18 सेकेंड के लेवल तक हम नहीं पहुँचे। हाँ, अगर देखा जाए तो ये जो है एक बार और नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं कि 10⁻18 सेकेंड के टाइम पीरियड को हम मेजर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये देखने वाली आती है कि ये जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट डिस्कवरी हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, क्या इनका जनरल में रियल लाइफ में कभी हम तो नहीं देखते हैं कि इनका प्रयोग कौन कर रहा है, क्योंकि 10⁻18 सेकेंड का हमारे रियल लाइफ में कोई प्रयोग नहीं है। जबकि मेडिसिन में जो इसी साल मिला है mRNA वैक्सीन जनरेट करने के, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक में यूज हुआ है, तो जनता को उसका डायरेक्ट यूटिलिटी देखने को मिला। जबकि फिजिक्स के मामले में हमको देखने को एटो सेकेंड फिजिक्स के मामले में नहीं देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर बात है, द अब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ अब्सेंस। तो बस समस्या ये है कि अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चीज़ है ही नहीं। उसी तरीके का देखा जाए तो जो लॉरेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी अननोन पॉसिबिलिटी को डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फिनोमेना को डिस्कवर कर रहे हैं, और आगे जो है हम और भी फिनोमेना को डिस्कवर कर सकते हैं। जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा रेयर है इन्फॉर्मेशन है, वो हम और भी ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं। अगर देखा जाए 2016 का जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ था, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मोटर बनाया था जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से बनाया गया था, और उसका जो एक्चुअल में उस समय कोई यूज नहीं दिख रहा था। लेकिन बाद में देखा गया उसको जो है और भी ज़्यादा टेक्निक डिवाइस की गई, और बाद में पता चला कि हम उसको डायरेक्ट यूज तो नहीं कर पा रहे, लेकिन केमिस्ट्री में डिफरेंट एरिया में हम उसका बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो जो जे फ्रेजर स्टोडर्ड थे, उनको मिला था 2016 में, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन मेकिंग समथिंग दैट वाज हार्ड टू बी बिफोर ईजियर टू डू टूडे। तो जो बहुत ज़्यादा हार्ड है उसको ईजी करने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन ईजी करना बहुत कठिन होता है। सो वी विल हैव द एक्साइटमेंट ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इट्स एप्लीकेशन माइट बी। तो हमको तो भले ही उस समय थ्योरेटिकल चीज़ें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, कोई डायरेक्ट यूज ना दिख रहा हो, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में कि हम कुछ ऐसे डिस्कवरी कर लें, कुछ ऐसा इनोवेशन कर लें जिससे हमें उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को मिले। और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, हमको प्रेजेंट टाइम में कुछ समय के बाद ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।